नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर हो चुका है और ठीक है, जैसा भी गया है आप लोगों का अच्छा गया है बुरा गया है, मैं उन चीज़ों पर नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि देखिए, पेपर जो आया था वो अत्यधिक कठिन था, मतलब कि हद से ज़्यादा कठिन था, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के जो सवाल थे, करेंट और इकोनॉमिक्स के जो सवाल थे, वो सभी यूपीएससी लेवल के थे। लेवल का जब मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी लेवल का, तो यूपीएससी लेवल का ही था, उससे नीचे कतई नहीं था, उससे ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं था। करेंट और इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का जो सवाल था वो बीपीएससी लेवल या उससे नीचे का ही था, उससे ऊपर का नहीं था। ग्रुप दरोगा के एग्ज़ाम में भी हिस्ट्री के इससे कठिन सवाल पूछे जाते हैं और बीपीएससी में भी इससे कठिन हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं। हिस्ट्री के सवाल जो थे और पॉलिटी के सवाल मैं बोलूँगा वो बीपीएससी लेवल का ही था और ऐसा ही पूछा भी जाता है हर एग्ज़ाम में। अगर आप यूपीएससी हिस्ट्री का भी सवाल उठाएंगे तो कोई ख़ास कठिन नहीं रहता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहता है स्टेटमेंट वाले, लेकिन इसी स्तर का कदाचित रहता है, वो भी उससे कम ही रहता है। बीपीएससी का जो स्तर है उससे हिस्ट्री आसान पूछा गया है। पॉलिटी भी आसान था, लेकिन पेपर जो था, जो बीपीएससी की कोर तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत कठिन था आपके लिए। पूरी तरीके से मैं समझ रहा हूँ बहुत कठिन था, लेकिन एक चीज़ आपको पहले से पता था कि 1/3 नेगेटिव लागू हुआ है और साथ ही में 4 ऑप्शन किया गया है, यानी कि बीपीएससी ने 5 ऑप्शन वाले हटा दिए हैं, तो कुछ तो पैटर्न में चेंज होगा ही होगा 69 से, और वो चेंज हो चुका है। अब 70 बीपीएससी 71 या जो भी आपको देना है, अगर यही ट्रेंड रहा तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। बिहार स्पेशल को इन्होंने 0 कर दिया है। बिहार स्पेशल से सवाल अगर आप पूरे पेपर में गिनेंगे तो इकोनॉमिक्स में एक भी सवाल नहीं है, 0 सवाल है। ज्योग्राफी में 2 से 3 सवाल हैं। करेंट अफेयर में 1 से 2 सवाल हैं बिहार स्पेशल के। हिस्ट्री में 2-3 सवाल हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी बिहार स्पेशल को इन्होंने लगभग में नगण्य कर दिया है। कि अगली बार भी ऐसा ही रहेगा, नहीं कह सकते हैं। पैटर्न को प्रिडिक्ट करना बंद कर दीजिए आज से कि कैसा पैटर्न होगा, किस बुक से सवाल पूछा गया है, इसको बंद कर दीजिए आज से। बुक के पीछे नहीं भागना है। अकेला टीचर हूँ जो बोलता आया हूँ हमेशा, मेरे वीडियो भी लोग कम देखते हैं इस कारण से, कि बुक के पीछे मत भागिए, पैटर्न के पीछे मत भागिए। हमेशा भागना किसके पीछे होता है? सिलेबस के पीछे भागना होता है, ठीक ना। पेपर आपका अच्छा गया है बुरा गया है, मैं उन चीज़ों पर भी आऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं, पहले इसको देखते हैं। पॉलिटी के 13 सवाल थे, जिसमें बिहार स्पेशल के 0 सवाल थे, एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। और इस 13 में से 10 सवाल आसान स्तर के थे पॉलिटी के। सीधा सीधा सा पूछा गया था, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। लेकिन इन्होंने बदलाव क्या किए जिसको लेकर इतना ज़्यादा पेपर कठिन लग रहा था? अगर मैं आपसे पूछूं, कट ऑफ पर भी आएंगे हम लोग, इन्होंने बदलाव पता है कहाँ पर किया? इन्होंने बदलाव किया कि सवाल को मिक्स कर दिया। आपको ढूंढना है सवाल आसान कहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ पर कठिन दिए हुए हैं। जैसे जिनका सेट सी आया था उनको शुरुआत के 7 सवाल बहुत आसान लगे होंगे, क्योंकि पॉलिटी के एक एक लाइन वाले सवाल थे सारे, केशवानंद भारती और ये सब सवाल पूछे गए थे। लेकिन दूसरे वाले सेट जिनका इकोनॉमिक्स पहला पड़ गया था या साइंस जिनका पहला पड़ गया था, उनके फिर पसीने छूट गए। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो पेपर में मुश्किल से मैं आपको दिखाता हूँ। करंट के 36 सवाल और आपके इकोनॉमिक्स के 11 से 12 सवाल ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। यानी कि पूरे पेपर में अगर हम लोग ढंग से लेंगे और इकोनॉमिक्स के भी सभी सवाल ऐसे नहीं थे कि नहीं कर सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे थे जिनको आप कर सकते थे। यानी कि 40 से 45 सवाल जो थे ना पूरे पेपर में, वो अत्यधिक कठिन थे। बाकी 100 सवाल के आसपास ऐसे सवाल थे जो मॉडरेट से आसान लेवल के थे। और यहीं पर उसने आपके साथ खेल खेला। क्या खेल खेला? उसने मिक्स कर दिया सबको। हर 5 सवाल के बाद एक बहुत ही कठिन सवाल मिल रहा है, हर 4 सवाल के बाद एक बहुत ही कठिन सवाल मिल रहा है। या जैसे इकोनॉमिक्स का सेक्शन शुरू होता है तो इतने कठिन सवाल हैं कि बच्चे डर गए, उन्होंने गलती करना शुरू कर दिया। बस वो यही चाह रहा था आपसे। यूपीएससी का अगर आपने पेपर देखा होगा तो वो भी यही पैटर्न निकलता है। क्या करता है? शुरुआत के 4 सवाल दे देगा आसान, फिर आपको बहुत ही कठिन या बहुत कठिन दे देगा, फिर एक बीच में आसान घुसा देगा, जिससे बच्चों के पास साथ क्या होता है ना कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। और ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई आपकी कमजोरी नहीं है। जो इस फेज़ से पेरेंट गुजरते हैं उसमें ये चीज़ होता ही है। साथ ही में और क्या था,
लेंदी, सब प्रैक्टिस करके गए थे वन लाइनर का। क्योंकि हम देखो टीचर को भी नहीं पता था ना पैटर्न क्या होगा, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। सब प्रैक्टिस करके गए थे वन लाइनर, और वहाँ पर पूछा सारे के सारे स्टेटमेंट वाले मैक्सिमम सवाल। अब वहाँ पर बच्चे फंस गए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। इसलिए टाइम उनका निकल गया। बहुत सारे बच्चे 150 सवाल पढ़ भी नहीं पाए हैं, जबकि उनको पता होगा कि पेपर के लास्ट में आसान सवाल दिए हुए हैं। उनको नहीं पता चला क्योंकि पहुंच ही नहीं पाए। जब तक पहुंचते ऊपर से बारिश, तूफान, आंधी। मतलब कि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ आज, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन सिर्फ मेहनत से सिविल सर्विसेज नहीं होता है। इस कटु सच्चाई को जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ मेहनत ही नहीं होता है सिविल सर्विसेज के पीछे। मेरे जितने स्टूडेंट हैं बहुत मेहनत किया है उन लोगों ने, मैं जानता हूँ बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि समय हमारे साथ नहीं होता है, तो इसलिए इस चीज़ को बुरा मानकर नहीं बैठ जाना है कि अब क्या होगा। देखिए, दो तरीके के इंसान होते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ। एक वो होते हैं जो डर के बैठ जाते हैं और छोड़ देते हैं। अगर वैसा होना है तो किसी दूसरी तरफ आपको आज ही चले जाना चाहिए। सिविल सर्विसेज में वही लोग टिकते हैं, वही लोग ऑफिसर बनने लायक ही होते हैं दरअसल में, जो रोज़ चुनौतियों से जूझते हैं। जो रोज़ चुनौतियों से जूझना सीख जाएगा, जिसको हर दिन चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके अंदर एक ऑफिसर वाले गुण विकसित हो पाएंगे। मैंने आंसर की का भी वीडियो बनाया है, लेकिन वो 50 मिनट का हो गया और इंटरनेट इतना स्लो है कि अपलोड ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। और इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, पैटर्न क्या है, उन सब पर भी आऊँगा मैं। लेकिन ये मुख्य रूप से मुझे बात करना था, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूँ बंधुओं, उस सवालों को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले तो इसको देख लीजिए। पॉलिटिक्स 13 से 14 सवाल है करीब में, इकोनॉमिक्स में 11 से 12 हैं। इस इकोनॉमिक्स में मैं अगर सच में बताऊँ तो आपको 2 से 3 सवाल थे जो आपको छूने चाहिए थे, बाकी आपको छूने भी नहीं चाहिए थे अगर नहीं आ रहा था तो। सीधी सी मेरी बात को सुनिएगा, पेपर में 40 से 50 सवाल छोड़ने के बाद भी 100 से 110 सवाल बचते हैं आपके लिए, जो पास करने के लिए बहुत इनफ होता है। यही वो स्मार्ट चीज़ होता है जो यूपीएससी वाले खेलते हैं। पेपर में वो इज्जत से नहीं लगाते कि सवाल को मुझे करना नहीं आ रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। पूरे पेपर में अगर 50 सवाल सॉल्व हो रहे, 50 ही करके आएंगे। आधे से ज़्यादा तो सुना भी नहीं होगा आपने। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो नहीं सुना होगा, और वो डाले ही इसीलिए गए थे कि आप मेंटली परेशान हो उन सवालों को पढ़ के। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब वैसे ही जैसे ही आप हिस्ट्री पॉलिटी उल्टाएंगे तो वैसे ही आपको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया, इतना आसान कैसे हो गया। एक ही पेपर में देखिए कितना टफ सवाल पूछा गया है आईबीसी के बारे में, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड जो पूछा गया है उसके बारे में, कितना कठिन सवाल है, यूपीएससी लेवल का सवाल है वो। और एक ही पेपर में ये भी पूछा गया त्रिवेणी नहर कहाँ पर बनाया गया है। दोनों सवाल का स्तर कोई मैच करता है, लेकिन पूछा गया है। यही इसी को बोला जाता है कि आपके साथ वो खेल खेलेगा कि 2 घंटे में आप किस तरह से प्रेशर को झेलते हैं, परफॉर्म कितने अच्छे तरीके से करते हैं। जिन जिन लोगों ने रीजनिंग अच्छा सा किया होगा, 10 के 10 सवाल उनके सही हो सकते थे, क्योंकि रीजनिंग सारे आसान थे। 2 रीजनिंग कठिन था, एक बॉक्स वाला भी कठिन था और एक दूसरा भी कठिन था। जब मेरे हाथ में पेपर आया, मैंने देखा PDF में, तो मुझे लगा कि ये क्या खेला कर दिया है बच्चों के साथ इन्होंने। ये तो परेशान हो गए होंगे सारे के सारे, और सच भी है ये। लेकिन कुछ ट्रिक था पेपर में, सच बताऊं आपको, अगर वो ट्रिक आपने अप्लाई किया होगा, एलिमिनेशन अप्लाई किया होगा, तो पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आप नहीं आ रहा था फिर भी आप कर सकते थे। मैं दिखाऊंगा अभी, चिंता मत कीजिए। हिस्ट्री के 36 सवाल हैं और इस 36 में से कम आप 30 सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। 30 सवाल आसानी से आसान थे। अगर उस लेवल को आप आसान नहीं बोलेंगे तो ये गलत बात है। वाकई आसान थे वो 30 सवाल, है ना। करंट अफेयर के 36 सवाल थे। इसमें से मैं सच बताऊं आपको, विद्या कसम बताऊं, इसमें से 4 से 5 सवाल मात्र ऐसे थे जो बच्चे आसानी से कर सकते थे। मतलब आसान नहीं, मॉडरेट था। बाकी जितने भी सवाल हैं, 30 सवाल उसको छूना नहीं चाहिए था। इतना घनघोर सवाल वो पूछा हुआ था, ठीक ना। वो यूपीएससी लेवल का ही था, यूपीएससी लेवल का ही था, यूपीएससी के ही करंट थे वो, ठीक ना। ज्योग्राफी के 19 सवाल आए हुए थे बंधुओं, और इस 19 में से कम 15 सवाल ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे और सॉल्व कर लेने चाहिए थे आपको। उसमें कोई ऐसा कठिन नहीं था, बेसिक ज्योग्राफी पूछा गया था। साइंस के 26 से 28 सवाल। जिन जिन लोगों ने 68वीं बीपीएससी दिया है, कृपया मुझे बताने की कोशिश करें, 5 ऑप्शन के साथ 68वीं बीपीएससी के साइंस ज़्यादा कठिन थे या 4 ऑप्शन के साथ 69 बीपीएससी के साइंस ज़्यादा कठिन थे। 69 बीपीएससी का साइंस जो था वो पिछले साल की तुलना में आसान था बंधुओं। साइंस में मैं कंप्यूटर भी मिला के बोल रहा हूँ।
पिछले साल के कंपेयर में पिछले साल बायो का जिस तरह से भर के दिया था, इस साल बायो के सवाल दिए हैं लेकिन वो करंट से रिलेट करके दिए हैं। कोरोना वैक्सीन वगैरह या मेडिकल साइंस वगैरह से जो सवाल होते हैं नॉर्मल दवाइयों वगैरह से, वो पूछा गया है आपसे। और दवाइयाँ आपको पढ़नी है, आपके चैप्टर में शामिल है, एनसीईआरटी में है। 7वीं का या 8वीं का एनसीईआरटी उलटिएगा, उसमें है ना। मैथमेटिक्स के 10 सवाल थे, जिस 10 में से 8 सवाल आसानी से हल हो रहे थे, बच्चों वाले सवाल थे 8 सवाल। तो 2-3 सवाल ऐसे थे जो कठिन थे, ज़्यादा दिमाग लग रहा तो छोड़ देना चाहिए था उसको। पेपर लेंदी था, इसलिए 10 सवाल करने में भी दिक्कत आई होगी आपको, ये मैं मानता हूँ। ये 10 सवाल करने में भी आपको दिक्कत आई होगी, पेपर बहुत कठिन था, ठीक ना, लेंदी बहुत था, पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे। चलिए अब मैं कुछ सवालों को दिखाता हूँ आपको। सबसे अंतिम से ही शुरू करते हैं। यूएई के रियासती राज्य, यूएई पता है आपको, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड का मतलब होता है बहुत सारे राज्यों का संघ है कि यूएई, लेकिन सल्तनत के टाइप है, वहाँ पर अलग अलग राजाओं महाराजाओं छोटे छोटे राज्यों में काम करते हैं। आपसे पूछा गया था यूएई के राज्य, यकीन मानिए जितने लोग पेपर देने गए होंगे किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं। फिर भी इस सवाल को मैं सॉल्व करवा सकता हूँ आपको, आप बस एलिमिनेट कीजिए। रियाद सऊदी अरब के राजधानी है। बहरीन और कुवैत अलग अलग देश हैं, ये यूएई में कैसे शामिल हो सकते हैं। कुवैत देखिए अलग देश है। 3 ऑप्शन तो हट ही गया आपका वहाँ पर दिमाग नहीं चला होगा क्योंकि प्रेशर में रहा। बिल्कुल तय है, मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर मैंने पेपर देखा, इसलिए मैं इसको आसानी सॉल्व कर सकता था, लेकिन आप एग्ज़ाम का हॉल में इतना प्रेशर में इसको देख पाना कठिन था। लेकिन यही खेल ही होता है, प्रेशर जो हैंडल कर गया वो सिविल सर्विसेज पास कर गया। देखिए 3 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया है, बताइए इसमें कुछ भी गलत है। रियाद सऊदी अरब में है, कुवैत और बहरीन तो 2 अलग देश ही हैं, और कुवैत फिर से अलग देश है। ये यूपीएससी का ट्रिक है, यूपीएससी ऐसे ही खेल करती है और इसने भी खेल किया आपके साथ, ठीक ना। अगला कौन सा है, अगला सवाल है हीट वेव वाला। हीट वेव मैंने करवाया था, लेकिन फिर भी चलिए नॉर्मली आते हैं, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा फिर भी आते हैं। क्या लिखा है, यदि किसी मैदानी इलाके का तापमान 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है, आप मुझे बताइए ठंड के अलावा कौन सा ऐसा दिन होता है भारत में, उत्तर भारत के मैदान में, बिहार में, यूपी में, जिस दिन 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है। 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, क्या वो हीट वेव होता है। एक बार को आप एग्जाम में सोचते तो इसको कि 30 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है, जिस दिन होता है हम बोलते बड़ा सुहावना मौसम है। एक बार इस चीज़ को सोच लेते, पहला को गलत करते तो आपको खुद ही पता चल जाए, जब मैदान में 30 डिग्री नहीं हो सकता तो पहाड़ में भी 40 डिग्री कैसे हो जाएगा। पहाड़ में तो 30 डिग्री का मतलब होना चाहिए हीट वेव ना भाई, पहाड़ में 40 डिग्री यानी कि अतिशय हो जाएगा। पहाड़ में 40 यानी कि मैदान है 50, 10 डिग्री का मिनिमम अंतर रहता है मैदान और पहाड़ में। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हर साल आपको इस तरह के सवाल दिखेंगे जो पूछे जाएंगे और आपको उसको कॉमन सेंस से करना होगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ वगैरह, मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जो यूपीएससी वाले यूज करते हैं इन सवालों के आंसर निकालने में, या कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जो थोड़ा सा होशियारी दिखाएगा इनका आंसर निकाल लेगा कॉमन सेंस से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों उसे गलत दिए हुए हैं। एक बार सोचते ज़रा। अब अगला सवाल है ये वाला, इस सवाल को बहुत सारे बच्चे कठिन कह रहे हैं। मुझे एक बार बताइएगा, जब जब मैंने ये बोला कि विंध्यन श्रेणी की चट्टानें रोहतास में पाई जाती, मैंने हमेशा बोला ये बिहार है तो बिहार के रोहतास के कैमूर के आसपास विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। रोहतास में कौन सा उद्योग है, तो चूना पत्थर का उद्योग है। क्यों है उद्योग, क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर पाए जाते हैं सीमेंट वगैरह के लिए, इसलिए वहाँ पर सीमेंट वगैरह का उद्योग है। तो यानी कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होंगी उसमें चूना पत्थर पाया जाएगा। इतना तो पता था आपको, इतना पता था तो ये सॉल्व हो गया। विंध्यन क्रम के बी का 4 आंसर हो जाएगा, बी का 4 एक में ही दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आप वहाँ पर नहीं सोच पाए होंगे क्योंकि रिलेट नहीं कर पाए होंगे आप। बलुआ पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलती है, 10 बार मैंने पढ़ाया होगा, 20 बार आपने खुद भी पढ़ा होगा कि बलुआ क्रम की चट्टानें, जो बलुआ पत्थर जो होता है वो रोहतास ज़िले में मिलता है, सीमेंट का उद्योग है वहाँ पर। क्यों मिलता है, क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ये सवाल सॉल्व हो गया। ये कठिनतम सवाल था बीपीएससी बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से। एक और सवाल पर आते हैं, जैसे ये सवाल है, निम्न से कौन से समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नद मुख। एस्चुरी की बात कर रहा है, ये एस्चुरी की बात कर रहा है, नॉट डेल्टा। डेल्टा अलग होता है, एस्चुरी अलग होता है। ये प्रीवियस ईयर का है सवाल, या तो यूपीएससी में या तो बीपीएससी में पूछा गया है। ये पूछा हुआ सवाल कॉपी कट पेस्ट है, ऑप्शन सहित मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक ना। ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ, सुंदरबन नीलगिरी, यही सेम टू सेम लिखा हुआ। पिछले साल का पेपर एक बार देखिएगा, शायद उसी में था, लेकिन उसे 5 ऑप्शन थे। अब मुझे बताइए ज्वार नद मुख कहाँ पर बनता है भाई। ये अगर भारत है,
ये अगर भारत है तो आपने पढ़ा है भारत के पूर्वी जो पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी जो तट है, यहाँ पर ज्वारनद मुख बनता है और पूर्वी तट जो है यहाँ पर डेल्टा बनते हैं। इतना तो पता था आपको, इतना पता था ना। अब सुंदरबन तो भाई ये तो डेल्टा एरिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो काट दो। नीलगिरी तो पहाड़ी है, ये तो काट दो। वैसे नंदा देवी तो उत्तराखंड में, यहाँ कहाँ से आ जाएगा ज्वारनद मुख वगैरह। एक ही ऑप्शन बचता है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पिछले साल भी पेपर में पूछा हुआ था, 68वीं का पेपर प्लीज़ उल्टा कर देखें, शायद उसी में है, मैं जहाँ तक कन्फर्म हूँ, और कॉपी पेस्ट है ये सवाल। आगे बढ़ें। ये सवाल गलत करके नहीं आना चाहिए था भाई। क्या है भाई, 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। 6 घंटे में क्या हो, 6 घंटे पहले होते हैं हम लोग। हमारी ही बात हो रही है ना, मतलब कि भाई 90 डिग्री तो हमारे ही आसपास उसका इलाका होगा, 90 डिग्री ना। तो हमारे यहाँ से ब्रिटेन 6 घंटे हम आगे चलते हैं, सीधी सी बात है, बात ख़त्म। तो 6 बजे शाम हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल मैं दिखाता हूँ। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वाला सवाल था। ये आसान सवाल था क्योंकि इसमें पहला दूसरा, पहला बांका में नहीं है, दूसरा पालवंश का राजा गोपाल ने प्रथम ने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसकी धर्मपाल ने स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। और जब जब मैंने धर्मपाल का नाम लिया तब तब मैंने बताया था कि वज्रयान की पढ़ाई होती थी वहाँ पर। वज्रयान क्या है, महायान का ही एक विस्तार है, तंत्र वगैरह की खूब पढ़ाई लिखाई होती थी यहाँ पर। तो पहला दूसरा इसका गलत था। कौन सा ऐसा दुनिया में कॉलेज होगा जिसमें खगोल, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन नहीं पढ़ाए जाते होंगे भाई। यही तो पहले पढ़ाया जाता था। पहले कोई फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ना था, पहले इसमें यही सब चीज़ें होती थी, खगोल विज्ञान वगैरह सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत था, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ था। एक और सवाल है जो आपको करने चाहिए। देखिए ये सवाल पढ़िए, नेट मीटरिंग। कभी आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था नेट मीटरिंग? बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, 100 में से 99 बच्चों ने नहीं सुना होगा। लेकिन फिर भी इन 3 ऑप्शन को पढ़िए ज़रा। घरों में रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग, इसका नेट मीटरिंग से क्या तात्पर्य हो सकता है? मोटर कार में CNG किट लगाना, इसका क्या मीटरिंग से तात्पर्य होगा? घरों में पानी के, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना। आपको नहीं लगा कि ये 3 ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल ही अलग दिए हुए, अजीब दिए हुए हैं? देखो भाइयों बहनों, मैं आपको तार्किक रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, अगले एग्जाम में भी यही हाल होगा, लेकिन फिर भी आपको उनको करना पड़ेगा। करने का सही तरीका ही यही होता है कि आप आंसर गेस करें, स्मार्ट गेस करें कि ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इतना भारी भरकम लिखा है तो यही होना चाहिए, ठीक ना। इस सवाल को कर सकते थे आप आसानी से, एक बार पढ़ते इसको लाइन को तो आप कर सकते थे। या अगर गेस भी करना होता तो ये 3 ऑप्शन तो बर्बादी के कगार हैं, ये 3 तो हो ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में माथा चलता है, इसी प्रकार से चलाना होगा। अगला सवाल कौन सा है जो मुझे आपको बताना है? G20 वाला। दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन दुनिया के वैश्विक व्यापार में 85% का उनका योगदान होगा। उनका विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, GDP उनका 85% दुनिया का। सोचिए दुनिया का 85% GDP है, आप व्यापार 50% ही योगदान। ये तो कतई पॉसिबल नहीं था। तो दूसरा अगर आप काट देते और तीसरा तो गारंटेड सही होगा, क्योंकि 2/3 जनसंख्या निवास करती है इसमें। भारत, चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के 3 पॉपुलस कंट्री जो हैं बड़े बड़े, वो तीनों के तीनों शामिल हैं इसमें। तो बिल्कुल निस्संदेह भारत और चीन शामिल है, तो वही 2/3 जनसंख्या कवर कर लेंगे दुनिया का। समझ में आ रही है ना बात? मतलब कितना हो जाएगा, 300 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास में हम दोनों का जनसंख्या मिलाकर है, और दुनिया की जनसंख्या ही है 800 करोड़, तो 300 करोड़ तो हो ही गया वैसे ही। आपको इसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही था, दूसरा इसमें गलत दिया हुआ था। अगले सवाल पर आ जाते हैं। कंप्यूटर का सवाल है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसका टफ है। पाइथन और जावा, ये तो आपने नाम सुना होगा, पाइथन और जावा का तो नाम सुना होगा, जावा तो सुना होगा, जावा, C++, पाइथन, C#, ये सब तो नाम सुना होगा, .NET टेक्नोलॉजी, तो ये सब सुना होगा। तो 2 अगर आप चुन लेते, पाइथन और जावा, तो 2 और 4 एक ही में है, किस में है, तो उपयुक्त सभी में है 2 और 4। इसका आंसर D हो जाता, सबसे सटीक आंसर यही होना चाहिए था। अब इस पर आते हैं। देखिए चंद्रयान 3 मिशन हुआ, सब लोग सोच रहे थे चंद्रयान से पूछा जाएगा, लेकिन नहीं पूछा। UPSC का भी यही ट्रिक है, जो सबसे ज़्यादा फेमस करंट अफेयर है उससे पूछो ही मत, जिसको किसी ने नहीं पढ़ा है उसी से पूछ लो। तो ये चंद्रयान 3 फेमस हुआ है, लेकिन ये सब मिशन पहले के हैं नासा के। जैसे कैसिनी ह्यूजोन्स जो है, कैसिनी, ये शनि ग्रह के लिए 2017-18 के आसपास भेजा गया था। सॉरी, शनि ग्रह के लिए, शुक्र मैंने मैच कर दिया, 1 का 2 हो जाएगा। शनि ग्रह के लिए भेजा गया था 2017-18 में। और जूनो जो है ये बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा गया था। तो
तो अगर आप इसको भी मैच कर लेते बी का 1 और ए का 2 तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। आर्टेमिस वगैरह तो आपने पढ़ा होगा कि मानव अंतरिक्ष चंद्रमा से मंगल ग्रह तक के लिए आर्टेमिस मिशन होता है, तो सी का 4 हो जाता, इसका आंसर 2 हो जाता। इसको आप कर सकते थे अगर सही पूर्वक देखते वहाँ पर तो। ओके, अब अगला आते हैं PLI स्कीम पर। सबसे टफेस्ट सवाल, बहुत कठिन, अगर नहीं आ रहा था तो निसंदेह छोड़ देना चाहिए था भाइयों बहनों, ठीक ना। PLI में क्या था, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण, निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए है। तो बिल्कुल इसीलिए है, प्रोडक्शन लिंक्ड योजना यही था ही। अगर थोड़ा सा भी इसको पढ़ा होता तो आप इसको कर सकते थे। और पहला इसका सही हो जाएगा, यानी कि पहला तो आप पूछा है गलत कौन सा है, तो यानी कि पहला को अगर आप काट देंगे तो 1 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर चौथा में क्या लिखा हुआ, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखा हुआ है। पहला भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में था, इलेक्ट्रॉनिक घटक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक घटक। पहला अगर सही होगा तो चौथा कैसे नहीं सही होगा, तो पहला और चौथा तो सही ही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते थे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मानव पूंजी निर्माण है, ये 11th का NCERT से पूछा गया है, 11th का NCERT है, वहाँ से पूछा गया है। उसके अलावा ये भी एक आसान सवाल था जिसमें वाल्मीकि और भीम बांध अभयारण्य आप कर सकते थे, क्योंकि दुधवा तो यूपी में है तो उसको तो आप वैसे ही काट सकते थे। जैसे दुधवा तो यूपी में है, 2 को काट दीजिए, 2 कट गया, 2 कट गया। अब देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है, ये तो गारंटेड सही है भाई, ये तो गारंटेड सही है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है, ये तो गारंटेड सही है। तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाता, सी इसका आंसर हो जाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, चलिए इसमें आपको नहीं आता होगा, लेकिन परसों ही या तरसों मैंने MCQ करवाया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये बताओ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी, तो 1925 और ताशकंद, बहुत सारे बच्चों को पता होता, ताशकंद 1925। एक को मैच कीजिए, बी का 3 मैच करके देखिए किसी मैच हो रहा है क्या, तो बी का 3 मैच करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर निकल कर आ जा रहा था, ठीक ना। इसी प्रकार से स्वामित्व योजना वाले में भी आप कर सकते थे, क्योंकि खान मंत्रालय कहाँ से हो जाएगा, स्वामित्व का खान मंत्रालय से क्या लेना देना है, यानी कि पहला तो गारंटेड गलत होगा, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही होंगे। उसके बाद चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रोन के माध्यम से हमें लोगों की संपत्ति का निर्धारण करना, ये तो सही था, यही तो था स्वामित्व योजना, यही था स्वामित्व योजना के ड्रोन के माध्यम से संपत्ति का निर्धारण करना है। इसके लिए बिहार सरकार को पुरस्कार भी मिला है, बिहार सरकार का ही मॉडल था जिसको पूरे देश पर अप्लाई किया जा रहा है। तो यानी कि चौथा तो सही है, चौथा सही है, पहला गारंटेड गलत है, चौथा सही है, पहला गारंटेड गलत है, चौथा सही है, पहला गारंटेड गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। प्रेशर इतना ज़्यादा ले लेते हैं ना प्यारे प्यारे बच्चों की वहाँ पर आपको दिखता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो यही सब वो ट्रिक होते हैं जो आपको काम में आते हैं एग्जामिनेशन में। समझिएगा मेरी बातों को। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन पढ़ाया तो बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते रेगुलर थे। उन लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कल मुझे बोला है थैंक यू सो मच, क्योंकि न्यूज़पेपर ही आपको बचाएगा, न्यूज़पेपर। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आज के बाद कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसा सोचिएगा कि आप UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं। UPSC के करंट के मैगजीन पढ़िए, एडिटोरिया, और अगर SPD में बदलाव नहीं होता है तो उसको उठाकर गटर में फेंकाइएगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है आपका। एडिटोरिया और SPD में अगर वो बदलाव नहीं करते तो उठा के उन्हीं के ऑफिस के सामने गटर होगा, वहाँ पर फेंक के आइएगा उसको। बेकार बर्बादी का कागार होता है ये सब मैगजीन वन लाइनर। मैं भी पढ़ा के पागल होता हूँ, आप भी पढ़ के रट के पागल होते हैं। एक चीज़ कीजिएगा आज से, अगर सुधार करना हो तो सबसे पहली चीज़ ये माइंडसेट बना लीजिएगा कि आप UPSC की ही तैयारी कर रहे हैं। उसी लेवल का पढ़ना है, उसी लेवल का सोचना है, उसी लेवल का व्यवहार करना है, उसी लेवल का आंसर राइटिंग करना है, अगर टिकना है इस फील्ड में तो, ठीक ना। पहली बात तो मेरी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, डेली न्यूज़ खुद से पढ़िए। मैं पढ़ाऊँगा निसंदेह, 3 तारीख से शुरू हो जाएगा अपना, मैं पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको खुद से भी हाथ पैर मारना होगा। टीचर्स कोचिंग पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी ख़त्म करके खुद के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाइए। मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन खुद से भी पढ़िएगा। विजन IAS वगैरह की या दृष्टि IAS वगैरह की मैगजीन मंथली जो आती है उसको आप पढ़ सकते हैं रेगुलर। करंट अफेयर मेंस में भी काम आएगा, PT में भी काम आएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। मेरी बातों को सुनिएगा, थोड़ा सा शौक मत होइएगा, लेकिन जिनके भी 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं सभी लोग तैयारी करें मेंस का, क्योंकि इसका कट ऑफ क्या जाएगा किसी को भी नहीं पता। देखिए मैं ख़ासतौर से लड़कियों को कहना चाहूँगा कि 60-70 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए। मेरे हिसाब से जनरल बॉयज़ के कट ऑफ 80 के आसपास जाना चाहिए, 80 ± 5 कर सकते हैं आप।
80 से 85 या फिर 75 से 80 के बीच में जाना चाहिए। इसी हिसाब से कट ऑफ जाएगा। तो 60 से ज़्यादा नंबर है अगर आपके, तो आप बहुत अच्छा करके आए हैं, बहुत ही अच्छा इस पेपर में करके आए हैं। अगर आपके 60 से ज़्यादा नंबर हैं तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, आउट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंस आपने गजब किया है। तो इसी उद्देश्य के साथ पढ़िए। पेपर सिर्फ मेहनत से नहीं होता है, लक भी चाहिए होता है। आजकल के पेपरों में 50% लक काम करता है, 50% मेहनत। एग्जामिनेशन हॉल किस व्यवस्था में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि लाइट है कि नहीं है, खिड़की के पास बैठे तो पानी से कहीं भीग तो नहीं रहे हैं, किन किन परिस्थितियों में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं यार, है ना। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। 60 नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आँख मूंद कर मेंस की तैयारी कीजिए और इसको सबक मानिए, आगे बढ़ जाइए। और गलत भी हुए हैं कुछ सवाल, नेगेटिव भी लगे, तो केवल आपके नहीं लगे हैं, सबका यही हाल है। जो बोल नहीं रहा है उसका तो और भी बुरा हाल है, उसका तो बोलने लायक भी नहीं है, इतना बुरा हाल है। तो इसलिए थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। कल हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए सिलेबस डिस्कशन लाएंगे, आपके लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद से हम लोग मेंस की तैयारी तन मन धन से करेंगे। उम्मीद है कि अब बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे न्यूज़पेपर डिस्कशन का। बोलते बोलते मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में थक गया कि यहाँ से पीटी और मेंस में सवाल पूछे जाएंगे, देख लो देख लो देख लो। कितने बच्चों तक ने तो गुरु दक्षिणा में आशीर्वाद के रूप में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि ये है वो है, जीवन में कभी खुद किए हो क्या, कि ये किए वो किए। तो ये सब ठीक है, बोलने दीजिए। मुझे पता था कि एक दिन घूम कर वहीं आएंगे, ये मैंने बोला भी था एक दिन न्यूज़पेपर के वीडियो में, कि एक न एक दिन तो बच्चों को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही पैटर्न है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं आपसे फिर से न्यूज़पेपर डिस्कशन में। थैंक यू।